नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है रुटगर यूनिवर्सिटी से, जिस रिपोर्ट में इन लोग ने प्रेडिक्ट किया है कि क्या हो अगर यूएसए और रशिया का एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर हो जाए। आप में से बहुत लोग का ये कहना होगा कि ये तो पूरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो इसके बारे में बात ही क्यों किया जाए। तो देखो क्या होता है ना कि जब बात बिगड़ने लग जाती है तो दोनों साइड ये सोचती है आखिरी पंच तो मैं ही मारूंगा, चाहे शुरू किसी ने भी किया होगा। इसी चक्कर में बात बिगड़ते बिगड़ते कब सिचुएशन हाथ से निकल जाता है पता नहीं चलता है। देखा जाए तो ये इतना भी अनरियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कई लोग न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन के बारे में बात कर चुके हैं। कई एनालिस्ट इसको एक खतरा बता चुके हैं और वो कहा जाता है ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो हमें वॉर सिचुएशन का पता होना चाहिए ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर कर सके। तो देखेंगे हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में इस वीडियो में डिटेल में, और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है न्यूक्लियर वॉर के बाद, ये सब आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को और सीखने को मिलेगा, बस आपको एंड तक बने रहना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। इस समय अगर हम लोग रशिया के पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड है ये देखें तो रशिया के पास टोटल 5,977 न्यूक्लियर वॉर हेड है और यूएसए के पास 5,428 है। और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो रियलिटी में ये डाटा हो ये इससे कहीं ज्यादा हो। इसी साल अप्रैल के महीने में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव ने अपनी स्पीच में ये वार्न किया था कि चांसेस है कि फ्यूचर में एक न्यूक्लियर वॉर का ब्रेकआउट हो जाए। और रिसेंटली यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी ये कहा है कि अब तक हम लोग बहुत लकी थे जो इस तरह की वॉर नहीं हुई, लेकिन लक हमारी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए। और जो ह्यूमैनिटी है वो बस एक मिसकैलकुलेशन की दूरी पे है एक न्यूक्लियर एनिहिलिएशन से। A danger not seen since the height of the Cold War. Humanity is in danger of forgetting the lessons forged in the terrifying fires of Hiroshima and Nagasaki. Geopolitical tensions are reaching new highs. The clouds that parted following the end of the Cold War are gathering once more. We have been extraordinarily lucky so far, but luck is not a strategy, nor is it a shield from geopolitical tensions boiling over into nuclear conflict. Today, humanity is just one misunderstanding, one miscalculation away from nuclear annihilation. तो ऐसे ही सिचुएशन को प्रेडिक्ट करने के लिए ये स्टडी की गई थी और इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया गया है कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है सबसे पहले तो कुछ लोग डायरेक्टली मरेंगे जो कि ब्लास्ट के बाद तुरंत वाइप आउट हो जाएंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी फेमाइन सिचुएशन क्रिएट होगी जिसकी वजह से उसके बाद कई साल तक लोग मरेंगे स्टारवेशन से। और ब्लास्ट के बाद जो सूट है वो फैल जाएगा एटमॉस्फेयर पे जो कि कई सालों तक अपनी प्रेजेंस बना के रखेगा। सूट होता है काले बादल टाइप का या काले धुएं टाइप का, जो आपने देखा होगा कि कई मूवियों में दिखाते हैं। ब्लास्ट के बाद क्लाउड टाइप का बन जाता है जो ब्लैक रंग का होता है, उसको कहते हैं सूट। इसके चिमनी से भी आपने धुआं निकलते हुए देखा होगा काले रंग का, वही होता है सूट। ये सूट करेगा क्या कि जो सनलाइट होगी उसको आने नहीं देगा पृथ्वी पे। ये उनके लिए एक बैरियर बना के रख देगा, जिससे होगा क्या कि धरती पे जितने भी क्रॉप्स है उनको सनलाइट मिल नहीं पाएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और आप सबको पता होगा ये सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्रॉप्स के लिए नहीं बल्कि ह्यूमंस के लिए भी और जो एनिमल्स जो रहते हैं उनके लिए भी। यहाँ तक कि जो एनिमल्स को हम लोग कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपको पता ही होगा। इसके बाद एक्सेसिव हीट पैदा होने से जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके बाद क्या होगा कि कई साल तक जो अल्ट्रावायलेट रेज होंगी वो आएंगी पृथ्वी पे और वो भी डैमेज करेंगी फिर क्रॉप्स को और ह्यूमन बॉडीज को। इन शॉर्ट अगर आप लोग पूछे तो पूरी तबाही मच जाएगी। इस स्टडी में 6 वॉर सिनेरियो को एनालाइज किया गया था, जिसमें से 5 जो थी वो छोटे वॉर्स थे जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के लेवल के, और एक बड़े स्केल पे यानी कि यूएस और रशिया के लेवल पे फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर पे स्टडी करने की कोशिश की गई। इसके बाद ये रिपोर्ट कहती क्या है, इस वॉर में क्या होगा, इसको देखते हैं। इस रिपोर्ट में कहना है कि जो स्मॉल स्केल की वॉर होगी यानी इंडिया और पाकिस्तान लेवल की वॉर होगी उसमें लगभग 100 न्यूक्लियर वेपन का यूज हो सकता है, जिसकी वजह से 27 मिलियन लोग तो तुरंत मर जाएंगे। और इसके बाद जो मैंने बताया आपको सूट की वजह से या फिर बाकी जो क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के में चेंज होने की वजह से और स्टारवेशन की वजह से, उसके बाद 2 बिलियन लोग मरेंगे इसके अगले कुछ साल में। इस समय पृथ्वी पे ह्यूमंस की टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 7 बिलियन यानी 700 करोड़, जिसमें से 200 करोड़ यानी 1/3 से थोड़ी सी कम पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी पृथ्वी से। वहीं अगर लार्ज स्केल वॉर होता है यूएसए और रशिया में, इसमें लगभग 4400 न्यूक्लियर वॉरहेड का यूज हो सकता है और इसमें 360
8 मिलियन यानी 36 करोड़ लोग तुरंत मर जाएंगे। उसके बाद 5 बिलियन लोग मरेंगे स्टारवेशन से। अब यहाँ मैं चाहता हूँ आप लोग इसको थोड़ा रुकिए और इसको समझने की कोशिश करिए। 7 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है पृथ्वी की, जिसमें से 5 बिलियन मर जाएंगे, यानी बचे कितने? जितने मर गए हैं उससे आधे से भी कम बचेंगे और 2/3 पॉपुलेशन पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगी पृथ्वी से। अगर आप लोग ने एवेंजर मूवी देखी होगी तो उसमें केवल आधी पॉपुलेशन को थानोस मारता है, लेकिन इस सिचुएशन में उससे भी ज्यादा यानी 2/3 पॉपुलेशन पूरी तरह से वाइप आउट हो जाएगी कुछ सालों में इस न्यूक्लियर वॉर के बाद। और रिपोर्ट का कहना है कि इस वॉर के बाद टोटल फूड प्रोडक्शन में 90% का डिक्लाइन हो जाएगा। यानी अगर हम लोग आज 10 किलो का फूड प्रोडक्शन करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो सिर्फ 1 किलो का फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे उसके बाद। तो आप लोग खुद सोच के देखिए कि कितनी हॉरर सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ। इसके बाद रिसर्चर्स ने इस रिपोर्ट में इस चीज को भी कंसीडर किया है कि अगर ऐसा होता भी है तो जो एनिमल्स के लिए फूडर या फूड दिया जाता है उसको भी हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं ह्यूमन के लिए, उससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो इसमें इस रिपोर्ट का कहना है कि उससे ना के बराबर फायदा होगा, जो कि बिल्कुल अनकंपेरेबल होगा जितना डैमेज हो रहा होगा उसके मुकाबले। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो कंट्रीज मिड लैटिट्यूड से दूर हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, पनामा, अर्जेंटीना, इन सब पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा इस न्यूक्लियर वॉर का। के सॉल्यूशन के लिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे पहले जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उनको चाहिए कि वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मैटर की सीरियसनेस को समझे और नॉन प्रोहिफिलेशन की ओर बढ़े। यूएसए और रशिया जैसी कंट्रीज को चाहिए कि वो लोग खुद एक टेबल पे आए, खुद से म्यूचुअली ये डिसाइड करे कि हम लोग जो अपने न्यूक्लियर वेपन है उसको धीरे धीरे कम करेंगे, और यही चीज बाकी कंट्रीज को भी फॉलो करनी चाहिए जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। यूएन ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन को इस समय केवल 66 नेशन ने रेटिफाइड किया गया, जिसमें से एक भी नेशन वो नहीं है जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है। तो इस ट्रीटी को सीरियस लेने की जरूरत है और सारे नेशन को चाहिए कि वो से इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अपने जो आर्सेनल है उसको कम करने के लिए डिसाइड करें। पिछले सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो कई ऐसे सिचुएशन हुए हैं जिसमें वर्ल्ड बहुत क्लोज पहुंच चुका है न्यूक्लियर वेपन के, जिसके बाद ये किसी भी तरह टला है। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा होता रहे, और हमें इससे डील करने के लिए एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। दूसरा, न्यूक्लियर वॉर के बाद जो फेमाइन का इशू है उसकी सीरियसनेस को भी कंसिडर करने की जरूरत है। और सिर्फ न्यूक्लियर वॉर नहीं, जो सिंपल कन्वेंशनल वॉर होती है उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि अक्सर फेमाइन क्रिएट हो जाता है। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसी के बाद हम लोग कितना सुनते आ रहे हैं कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसपे फेमाइन की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। खासकर से वो कंट्रीज जो कि इंपोर्ट करती हैं फूड प्रोडक्ट्स को, और वो कंट्रीज जो कि पुअर हैं उसमें बहुत ज्यादा फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो ऐसे स्टारवेशन की सिचुएशन से डील करने के लिए जरूरत है कि क्लाइमेट रेजिलियंट फूड और वो क्रॉप जो कि आसानी से उगाए जा सकते हैं उनकी ओर शिफ्ट किया जाए। कई ऐसे फूड क्रॉप्स है जिनको हम लोग सिर्फ किचन में ही उगा सकते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया, या इस तरह के और भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लोग किचन में या फिर बेसमेंट में ग्रो कर सकते हैं। तो जरूरत है इस प्रैक्टिस का यूज टू होने की। और साथ ही साथ वो क्रॉप जो कि बहुत ज्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट है जैसे कि मिलेट्स हो गया, उस पर शिफ्ट होने की जरूरत है। मिलेट्स आपको पता होगा कि बहुत ही हार्श कंडीशन में भी ये इसकी ग्रोथ हो जाती है। ऐसी जगह जहां पर पानी की कमी बहुत ज्यादा है वहां पर भी ये ग्रो कर जाता है। तो इसको हम लोग एक पॉसिबल सॉल्यूशन की तरह देख सकते, सॉल्यूशन की तरह नहीं तो एक वेपन की तरह दे सकते हैं ह्यूमंस के लिए, जो कि ऐसे एनिहिलेशन से लड़ने में हमको मदद कर सकता है। और रिसेंटली इंडिया के प्रपोजल पे यूएन ने डिक्लेयर कर दिया है साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। तो मिलेट्स को इंडिया भी यूज करना चाह रहा है अपनी सॉफ्ट पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए। अपने एक इंटरव्यू में भी एस जयशंकर जी ने इस चीज को क्लियरली बोला है। This will now be the international year of the millet. Okay. Now, some of you may remember eating millets in your youth. Now everybody switched to rice and wheat. But actually, if you look, what did our parents and grandparents eat? Almost all of them ate millets, and millets are very healthy, they are far more nutritious, and they require much less water. And today when you look at food shortages, actually millets can make a huge difference. So promoting millets itself, it's also a form of soft power. You change people's eating styles. So, and certainly it's better than promoting potato chips. तो आशा करते हैं कि फ्यूचर में कभी ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है वहां के, ये लोग फ्यूचर में अच्छा डिसीजन लेंगे के बाद ये जो खतरा है न्यूक्लियर वॉर का ये टल सकेगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।